बनाया ये 8 तारीख को बनाया। All right, hi everyone. Good evening. Hi Tanmay. Good evening Samarth. Good evening Siddhi. Hi Sanika. Hi Ayush. Good evening Harsh. Good evening Sahil. हाँ MT में correct. So I hope you guys have seen the revised syllabus. MT में first law of thermodynamics तक ही है. So starting का जो part था, initial few lectures उनको अच्छे से एक बार revise करना and क्योंकि थर्मो के चैप्टर का सिलेबस मिसमैच है तो लाइक दैट इज व्हाई द सिलेबस गॉट curtailed फॉर thermodynamics चैप्टर. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था क्या? Did I give you guys some homework? Okay. ठीक है. वैसे ठीक है, हो सकता है कि अभी क्योंकि आपका एमटी आ रहा है तो ज़्यादा रिवीजन के ऊपर आपका फोकस चल रहा होगा. दैट्स अंडरस्टैंडेबल. एटलीस्ट एक राउंड ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने ट्राई कर ही लिए थे. आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में लाइक वी डिड स्पेंड a good amount of time in discussing basic set of questions of thermochemistry. तो आपको एक आइडिया लग गया है किस तरीके से थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं. The remaining is more of a replication of that we have done and talking about the other enthalpies, like उन्हीं enthalpies को अलग अलग enthalpies को use करके we will be covering up the we will be doing similar kind of questions. हाँ नहीं, आज का I'm using lecture to cover up the remaining portion of enthalpies जो हम लोगों ने
थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, लाइक वी आर अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन केमिकल रिएक्शंस. तो उसमें आई एम detailing out these relevant enthalpies for you one after the other. तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था, उसके पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ था. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी होमवर्क टुडे, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग एंथैल्पीज with you. And if required, I can also discuss some previous questions, some previous homework that was there, that was remaining. DPP 48 से आप कुछ कह रहे हो particularly? Is there some particular question in DPP 48 that you would want to discuss? ये DPPs का discussion हमारा नहीं हुआ था क्या पहले? नहीं, MT में आपका ये एंथैल्पी वाला पोर्शन नहीं आएगा. ठीक है. MT में एंथैल्पी वाला पोर्शन नहीं आ रहा है. उसके पहले का जो फर्स्ट लॉ का डिस्कशन हुआ था, आप उसी के ऊपर फोकस कर लो. सो दैट शुड सफाइस फॉर एटलीस्ट थर्मो रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर यू. हाँ, हाँ बिल्कुल डाउट डिस्कस कर सकते हैं. आई डोंट माइंड. इनफैक्ट पिछली क्लास में हम लोगों का FBS एंड ऑल रह गया था ना. मैं एक बार पिछली क्लास के डाउट डिस्कशन में से निकाल लेता हूँ. आई थिंक ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमारा रह गया था, करेक्ट. तो इसको आज के डिस्कशन में इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, तो फटाफट बता दो क्या क्या डाउट्स हैं इनमें. सबसे पहले FBS वाले में बता दो. मेजर फोकस तो देखो, आपके MT में जो रीसेंट चैप्टर्स रहते हैं उनका ज़्यादा वेटेज रहता है, राइट. सो जैसे रीसेंट चैप्टर्स जो हुए होंगे आपके GOC, बॉन्डिंग, राइट, इन सब का ज़्यादा वेटेज रहेगा. फिर उससे पहले जो हुए होंगे लाइक IUPAC, गैशियस, इनका ज़्यादा वेटेज रहेगा. पुराने वाले टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे. सो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो. उसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट यू कैन स्किप क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, स्किप दोस चैप्टर्स. ठीक है, बट रिलेटिव वेटेज कम रहेगा. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई विल मेक अ नोट ऑफ हाँ कौन से क्वेश्चंस हैं. ओके, सो 52 है एक, देन 47 बताया है, 37 बताया है. FBS का 23 एंड 40. 23 तो कुछ पुराना सा लग रहा है हर्ष. ठीक है, ऑल राइट. आई थिंक हाँ ठीक है, कवर हो गए. देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आई क्विकली टेक अ लुक फॉर इट. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस मैं एक बार क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. नाउ FBS में पहला क्वेश्चन कौन सा आपने बोला? 52. 52 कौन सा क्वेश्चन था इन FBS? ओ, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन वाला हो गया ये. ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा नहीं है कुछ ऐसा एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन जैसा, एंड ना ही मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, this is not some very common kind of an enthalpy which I'll be teaching you, but what the objective of this question would be that by looking at
the kind of information that is there, can you form the equation, right? So isomerization of cyclopropane would be an equation or would be a reaction something like this. So there is cyclopropane, okay, and it is isomerizing into propene, okay, say this, right? है तो ये भी C3H6 and ये भी C3H6, right? So both are, you can understand, same molecular formula but different structural formula. अब let me call this as first equation जिसका एंथैल्पी आपको निकालना है, एंड आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये डेल्टा H1 -33 किलो जूल पर दिया हुआ है, -33 किलो जूल पर मोल, ठीक है. Then you have been given calculate the enthalpy of combustion of cyclopropane. So your second equation would be this C3H6 plus O2 gas is giving 3 CO2 gas plus 3 H2O liquid and 6 plus 3 9, 9/2. सेकेंड इक्वेशन, इसका एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है, ओके. देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O लिक्विड एंड प्रोपीन दिया हुआ है, ओके. तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड प्रोपीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी डू दिस थिंग, ठीक है. अब ये सब क्या है, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करने पे स्ट्राइक हो जाता है. देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन डू दिस क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा से फास्टर तरीके से कर रहा हूँ. मैं पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स कर रहा हूँ और सेकंड में ऐड कर रहा हूँ. तो उससे क्या बन जाएगा, उससे आई विल गेट दिस एज माय रिएक्शन, द थर्ड रिएक्शन गिविंग 3 CO2 गैस प्लस 3 H2O लिक्विड, ठीक है. एंड इसको मैं डेल्टा H3 बोल देता हूँ, ठीक है. अब ये डेल्टा H3 फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा में निकाल सकता हूँ, राइट. ये मुझे दिया हुआ है, एंड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आल्सो आई कैन राइट डेल्टा H3 इज डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, ठीक है. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को मैं ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से यूज करता हूँ. सो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस O2 का तो 0 रहता है, ठीक है, माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन शुड बी इक्वल टू, अब ये जो दोनों डेटा दिए हुए हैं, डेल्टा H2 इनफैक्ट ये अननोन है, ये आपको निकालना है, और डेल्टा H1 -33, राइट. बाकी सब डेटा को पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है. समझ में आया कैसे करना है, लाइक आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग द डेटा नाउ, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है. देन 47 में ये तो 52 क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि 52 आसान था. उसमें ये थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता कि अच्छा ये आइसोमराइजेशन किसको बोल रहे हैं, ये जो एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन है, पढ़ाया नहीं बट पूछ लिया तो कोई नहीं, मतलब लाइक एंथैल्पी ऑफ इतनी जो पढ़ी है उसमें जो ऑफ लिखते हैं मतलब वो रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन है इसका, ठीक है. Alright, 47. Combustion of methane takes place according to the following equation. How many grams of methane would be required to this and how many grams of, ये तो unitary method हो गया ना.
इसमें आप कैसे, मतलब सब कुछ तो है सिंपल सिंपल। 1 मोल मीथेन जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है एंड 2 मोल H2O प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो हमारा एंथैल्पी चेंज कितना है? -890.3 किलो जूल्स, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि and this is 1 mole, 1 mole is equal to 16 grams here, this is 32 grams, this is 44 grams and this is 18 grams, sorry not 18, 2 मोल है तो 36 grams, ठीक है। एंड ये 64 हो गया, सॉरी 2 मोल है तो, है ना। तो अब यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। जितना भी डेल्टा एच है -89.03 किलो जूल्स आपको चाहिए हीट, राइट। एंड उसके लिए कितना मास कंज्यूम होगा, कितना मास प्रोड्यूस होगा, यूनिटरी मेथड्स लगाना है। मतलब दैट इज व्हाट आई कैन आस्क यू टू डू, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। जिसका भी डाउट था क्लियर है? ऑलराइट, देन 37 एंड 40, ओके पहले 40 देख लेते हैं। 40 okay, 40 is also a good question, in the sense concept ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बट द लैंग्वेज इजंट समथिंग विच इज वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ अब आप नोटिस करना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? QP, करेक्ट। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज QP, which is equal to delta H of the reaction, ठीक है। So essentially the first part is asking you कि delta H of the reaction निकालो। अच्छा, डेल्टा H मत निकालो, डेल्टा H तो दिया हुआ है, that it is -41.84 किलो जूल, राइट। माइनस साइन क्यों? बिकॉज इट इज लिबरेटेड, ठीक है। तो इतना हीट लिबरेट करने के लिए, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स और हाउ मच मास ऑफ मर्करी वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना Hg, ठीक है, Hg plus O2 gas is giving HgO, ठीक है। This is the enthalpy of formation of HgO solid, right? This is the equation. 1 mole of HgO formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form, ठीक है। So this is coincidentally the equation of combustion of mercury also, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए जो डेल्टा HF नॉट लिखा हुआ है, राइट, -90.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। So this is coincidentally the enthalpy of combustion also, ठीक है। So that is what will happen when mercury is treated with oxygen gas. Now अब यहाँ पर नोटिस करना, this is 1 mole, this is half mole and this is 1 mole, right? And उसके लिए इतना हीट लिबरेट हो रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, जो हीट लिबरेट हो रहा है, जो डेल्टा H रिएक्शन है, ठीक है, वो है -41.84 किलो जूल। तो उसके लिए कितना क्वांटिटी लगेगा, कितना क्वांटिटी कंज्यूम होगा, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा। तो अगेन यूनिटरी मेथड लगाना है एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मोल्स ऑफ मर्करी कंज्यूम होगा। एंड मोल्स ऑफ मर्करी आ गया तो उससे आप मास ऑफ मर्करी बता देना, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, समझ में आया कैसे करना है। अब दूसरे पार्ट में the only change that is happening is that the heat is now liberated at constant volume, ठीक है। So QV क्या होता है?
QV is delta U of reaction. ठीक है. So now what I will have to do is look at delta U naught value for applying the unitary method. ठीक है. So I will apply the same concept over here. ठीक है. मल्टीपल तरीके हैं, ये एक तरीका है जिससे मैं कर रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं. इफ यू आर एबल टू थिंक ऑफ मल्टीपल वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन तो और भी अच्छा है. तो अब यहाँ पे व्हाट आई वुड से इज दैट डेल्टा यू नॉट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन जी आर टी. ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये तो मुझे दिया हुआ है माइनस कितना 90.8. ठीक है, अब डेल्टा एन जी कितना रहेगा, व्हाट विल बी द डेल्टा एन जी ओवर दिस रिएक्शन. एज यू कैन सी ये जीरो है, सॉलिड है और लिक्विड है, सिर्फ गैसियस स्पीशीज यही है O2. तो ये डेल्टा एन जी माइनस हाफ है इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 1000. ठीक है, क्योंकि ये किलो जूल्स में चल रहा है कैलकुलेशन, जूल्स में नहीं है. एंड नाउ आई विल अप्लाई यूनिटरी मेथड and get the answer of how much Hg and how much its moles and mass would be required. ठीक है, समझ में आया दोनों पार्ट कैसे हैं क्वेश्चन के. ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इट्स नॉट समथिंग व्हिच स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. हाँ, मैं आता हूँ ना DPP 48 पे आता हूँ, रुक जाओ एक बार, पहले इसके बुकलेट के FPS के डाउट्स क्लोज कर लूँ. ऑलराइट, ठीक है. देन ये 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन कौन सा था, अरे ये तो क्लास नोट्स में है हर्ष. दिस इज समथिंग वी डिस्कस इन द क्लास नोट्स इटसेल्फ. एक बार आप नोट्स रेफर करो. ठीक है, एंड DPP 48 में कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप लोग. DPP 48 में क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9. ओके, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9. ठीक है, देख लेते हैं. क्वेश्चन 8 मैंने इसके आगे DPPs नहीं दिया आपको, DPP 48 के आगे इन होमवर्क. अच्छा, तो फिर तो काफ़ी सारी DPPs पेंडिंग हो गई आपकी, बट ठीक है, आप लोग MT के बाद में फोकस करना उन पर. ठीक है, MT की रात को सोना नहीं है, MT ख़त्म होने के बाद में वापस से होमवर्क करना शुरू कर देना है. ठीक है, नो ब्रेक. 2 mole of an ideal gas, 4 mole of an ideal gas taken together, container, reversible, adiabatic, 2 liter to 8 liter, starting from initial temperature to 320 Kelvin. What is the work done? Okay, तो अब हाँ, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया एज कंपेयर टू रेगुलर क्वेश्चंस दैट यू यूज्ड टू डू इन द क्लास. ठीक है, उसमें टिपिकली कैसा होता था, आप एक ही सिंगल गैस के साथ वर्क करते थे, राइट. यहाँ पर here it is a mixture of gas, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, you can solve the question by either taking each gas or you can take a mixture as well. ठीक है, I don't mind, दोनों से सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मिक्सचर का अगर मैं देख रहा हूँ, तो मिक्सचर में कैसा होता है, यहाँ पे आप नोटिस करना that 2 moles of ideal gas and 4 moles of this gas are together taken and expanded reversibly adiabatically. ठीक है, एंड इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर आप निकाल सकते हो. एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू रिपोर्ट व्हाट वुड बी द वर्क डन.
ओके, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर देखना जो CV, ठीक है, CV ऑफ मिक्सचर रहेगा, ठीक है, दिस विल बी द वेटेड एवरेज N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट, ऐसा ले सकते हो आप। तो जो पहली गैस है, ठीक है, राइट, इसका गामा 4/3 दिया हुआ है आपको। गामा 4/3 कब आता है, मतलब दिस विल बी पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस ना, तो इसका CV होगा 3R, ठीक है, एंड दूसरी गैस के 4 मोल्स हैं और उसका CV, ये वाला किसका होता है, ये होता है मोनोएटॉमिक गैस का, है ना, तो इसका CV होता है 3/2R, करेक्ट, अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 + 4, तो इससे आपका CV आ जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। यहां तक का पार्ट समझ में आया? ठीक है, अब CP मिक्स भी क्या होगा, CP mix will be, you can apply the same formula, 2 into 4R plus 4 into 5/2R, मतलब यही सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, N1 CP1 plus N2 CP2 अपॉन N1 plus N2, ठीक है, एंड यहाँ पर what will you get, 2 into 4R plus 4 into 5/2R अपॉन 2 + 4, ठीक है, तो इनसे आपको CPCV मिल गया मिक्सचर के लिए, एंड अब आपको वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा U तो 0 है, तो वर्क जो है आपका डेल्टा U के बराबर है, और ये आपका N CV डेल्टा T रहेगा, ठीक है, हम पूरे मिक्सचर के साथ में डील कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ मिक्सचर, राइट, इनटू CV ऑफ द मिक्सचर इनटू डेल्टा T, ठीक है। अब डेल्टा T के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, डेल्टा T इन द सेंस यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, 2 से 8 लीटर जा रहा है ना, तो अब इनिशियल टेम्परेचर 320 केल्विन है, हाँ, तो यहाँ पर अब what will happen is that you will have to use V1 T1 की पावर गामा -1 is equal to V2 T2 की पावर गामा -1, बट गामा मिक्सचर का यूज करना, ठीक है, CP मिक्स अपॉन CV मिक्स, एंड इससे आपको T2 मिल जाएगा, ठीक है, V1 T1 V2 तो पता ही है, इससे T2 मिलेगा, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वर्क का आंसर निकालो, ठीक है, समझ में आया कैसे जाना है? Okay, now you could have solved it using like each gas individually also, but you will have to make sure that फाइनल टेम्परेचर अलग अलग नहीं होगा, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम ही रहेगा, एंड उसको ध्यान में रखते हुए यू विल हैव टू
कम अप विद द आंसर, एंड उससे ये इक्वेशन तो एक्चुअली सेम ही आ जाएगी, ठीक है। आपको एक्चुअली गामा मिक्स फिर भी यूज करना पड़ेगा, गामा मिक्स फिर भी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो 8th क्वेश्चन था। अच्छा, अब 9th क्वेश्चन भी पूछा है। 9th क्वेश्चन में कैसा रहेगा? 9th क्वेश्चन, 1 mole ideal gas initially at 400 Kelvin and 10 atm is first expanded at constant pressure till the volume is doubled. Isochoric, in which its temperature is found to decrease. In the last step, the gas is compressed reversibly adiabatically to the initial state. Determine the net work done during the cyclic process. तो अब एक एक करके, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन जो है लंबा सा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं, इनिशियल टेम्परेचर 400 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, इसको T1 बोल देते हैं, एंड P1 10 atm है, ठीक है। अब अगर V1 निकालना है तो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ देयर इज सम आइसोबेरिक प्रोसेस दैट इज बीइंग डन, राइट? इट इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, टिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। तो V2 इज 2 टाइम्स V, इसको मैं V बोल देता हूँ, तो V2 इज 2 टाइम्स V, ठीक है। प्रेशर वही आइसोबेरिक है क्योंकि, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, ठीक है, एंड मोल्स तो खैर 1 है ही सही। Then there is an isochoric process. The gas is made to undergo isochoric process in which the temperature is found to decrease. So volume जो है वो सेम V2 ही है। अब P3 T3 ये मुझे निकालने पड़ेंगे, बट ये डेफिनेटली लेसर है, ठीक है। कूलिंग हो रही है यहाँ पे, इतना बोला जा रहा है कि टेम्परेचर इज फाउंड टू डिक्रीज, अब पता नहीं कितना हो रहा है, ठीक है। एंड देन इट इज फाइनली अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं इसका, कहाँ तक? इनिशियल स्टेट पर, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया वापस से T1 P1 V1 पर, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं, तो ये 400 केल्विन है और ये 10 atm है, राइट। अब यहाँ पर से आप एडियाबैटिक की इक्वेशंस लगा सकते हो, PV रेज़ टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करके, या फिर TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट यूज करके, ठीक है। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ P3 एंड T3, राइट। तो फिर सारे वेरिएबल्स आ गए आपके पास में इस इक्वेशन में, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू सॉल्व फॉर, बट आपको सारे वेरिएबल्स मिल गए, P1 V1 T1 P2 V2 T2 P3 V3 T3 एंड जो भी फाइनल स्टेट था, करेक्ट। अब आपको हर एक केस का वर्क निकालना है, ठीक है, नेट वर्क निकालना है ना। तो नेट वर्क डन सब केस का सम कर दो। तो पहले केस में आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो इट विल बी P1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। दूसरा केस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 रहता है। तीसरे केस में कितना हो गया? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो उसमें कैसा रहता है? P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा -1, तो ये आपका नेटवर्क डन आ जाएगा, ठीक है। CV आपको दिया ही है, तो उससे आपको गामा वगैरह सब पता ही है, समझ में आया? या NCV डेल्टा T भी यूज कर सकते थे, जो भी आपको यूज करना है, ठीक है। समझ में आया हर्ष? नहीं हर्ष को, सॉरी गौरव को था ये तो, ओके, ठीक है। Any other questions related to this part? अच्छा 10th क्वेश्चन में भी डाउट है। ये तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया है ना, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस डिस्कस किया है कि नहीं किया है हमने क्लास में?
वो जो पीवी रेज टू द पावर ऑफ अल्फा रहता था, तो वही तो चीज है। देखो ना, ये अपन ने किसी ना किसी क्लास में डिस्कस किया होगा ना, थर्मोकेमिस्ट्री के पहले। एंथैल्पी, एंथैल्पी के तो बाद में, हाँ ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस था ना, पीवी रेज टू द पावर ऑफ अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। फिर इसका हमने पूरा कैलकुलेशन करा था फर्स्ट लॉ का। एंड ये देखो, ये वर्क डन का कैलकुलेशन था, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो इसमें बस वो यही करा है कि वो जो एक लाइक P1 V1 को कॉमन ले लिया और फिर ये वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसी में बस उतना सही करा है, और कुछ नहीं। समझ में आया श्रेया? इसी को यूज करना है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, लेट हो गए तुम यश, कहाँ थे इतनी देर से? अब पूछ रहे हो FBS का 50-51। ये अभी मैंने नहीं कराया है, होमवर्क में नहीं दिया ना 50-51। ये मैं दूंगा, ये किरचॉफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा मैं और उसके बाद दूंगा। तो दिस विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर और मे बी द नेक्स्ट लेक्चर, तब बताऊंगा। ठीक है, तो आज का थ्योरी देखें, आगे का पार्ट देखें। ठीक है, चलो ग्रेट, ऑलराइट। सो जैसा मैं आपके साथ में लास्ट 2 क्लासेस से डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंट एंथैल्पीज एंड उनके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस, इक्वेशंस, मैनिपुलेशंस, उन्हीं लाइंस पे कंटिन्यू करते हुए देयर आर सर्टेन अदर एंथैल्पीज आल्सो जिनका डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में अगर वो फीचर कर रहे हैं तो you are able to address them, right? So for example, if today I am giving you that delta HIE of iron is something, right? तो आपको लिखना आना चाहिए that this corresponds to the equation of 1 mole of gaseous iron atom, say we are removing outermost electron, right? And इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थी जो हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के टाइम पे पढ़ी थी, राइट? एंड दे शुड बी समथिंग व्हिच आर क्लियर टू यू एंड इट कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस हियर एज वेल, राइट? सो याद हो तो इन सब को यूज करते हुए, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट, लैटिस एंथैल्पी, ये बॉर्न हेबर साइकिल के टाइम पे आपके आया था। ठीक है, नाउ वो बॉर्न हेबर साइकिल अब आपको शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ में। पहले एक बार इनका क्विक रिकैप देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको पता है, राइट, हाउ टू राइट इट अप, राइट, एंड लैटिस एंथैल्पी आपको पता है। ये लैटिस एंथैल्पी आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखा था, that for an ionic solid it is the heat released when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent gaseous ions। ठीक है, तो अगर मुझे लेट्स से Na2SO4 एक आयनिक सॉलिड है जिसका लैटिस एंथैल्पी लिखना है, तो उसके लिए कैसा रहेगा, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स constituent gaseous ions, Na plus ion and sulfate ion। ठीक है, मुझे अगर लेट्स से कैल्शियम फॉस्फेट
आयोनिक सॉलिड है, इसका लैटिस एंथैल्पी लिखना है, तो कैसा रहेगा इसका एक्सप्रेशन, एक बार आप लिख के देखो, आर यू एबल टू राइट इट अप? हाँ, क्रिस्टल्स, लैटिस का मतलब ही क्रिस्टल होता है, अमॉर्फस सब्सटेंसेस के लिए लैटिस एंथैल्पी नहीं डिफाइन किया जाता है। There has to be a regular pattern of arrangement of atoms or molecules or ions. इसका लिखा आप लोगों ने, लैटिस एंथैल्पी कैसा दिखेगा? How would the equation look like? So 1 mole of the solid has to be formed from its constituent gaseous ions. What are the ions making this? There is calcium ion and there is phosphate ion, right? And you write the coefficient such that it's a balanced equation. ये समझ में आया? ठीक है, अभी इनको यूज करके बॉन्ड ये बॉन्ड हेबर साइकिल कैसे फॉर्म करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? एक और बॉन्ड एंथैल्पी भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंथैल्पी का भी यूज हुआ था। सो बॉन्ड एंथैल्पी करने के बाद में आई विल टेक यू थ्रू दैट बॉन्ड हेबर साइकिल आल्सो। अच्छा, देन यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट लॉ के टाइम पे डिस्कस कर ही लिए थे, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, राइट? तो इनका भी आपको लाइक मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है? प्रीटी स्टैंडर्ड। Then let's come to this next enthalpy called as enthalpy of atomization, ठीक है? ये थोड़ा सा केयरफुली यूज करने वाला एंथैल्पी है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में स्लाइड चेंज हो जाता है इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एलिमेंट्स वर्सेस इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कंपाउंड, ठीक है? तो एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन कैसा है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 mole of gaseous atoms from the most stable naturally occurring form of the element under standard state, ठीक है? तो if I am writing it for element, let's say enthalpy of atomization of carbon, तो मेरे को 1 mole of carbon gaseous atoms चाहिए from its most stable naturally occurring form, which is carbon graphite in solid state, right? Enthalpy of atomization of hydrogen element, so what it means that I want 1 mole of hydrogen atoms, कहाँ से आएंगे? हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? H2 गैस, राइट? सो हाफ H2 गैस से ये H आएगा, ठीक है? कोफिशिएंट वगैरह आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए, बिकॉज इसके लिए हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिफाइन कर रहे हैं, राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ। कंपाउंड्स के लिए नोटिस करना, it is defined as the heat required to decompose 1 mole of compound into its constituent gaseous atoms, ठीक है? So 1 mole of compound decomposed into its constituent gaseous atoms. So यहाँ पर जैसे enthalpy of atomization of CH4 gas लिखा हुआ है, ठीक है? तो I would write 1 mole CH4 gas decomposed into जो भी इसके constituent atoms है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, उनमें डाल दिया, ठीक है? enthalpy of atomization of methane solid, ठीक है? तो यहाँ पे नोटिस करना 1 mole of methane solid broken down into its constituent atoms, ठीक है? फिजिकल स्टेट वगैरह सब बहुत मैटर करता है, ठीक है? ये दोनों एंथैल्पीज अलग अलग होंगी। Enthalpy of atomization of say calcium carbonate, right? So what does it mean? That 1 mole of calcium carbonate broken down into its constituent atoms, calcium, carbon and oxygen, इस तरीके से ये लिखना रहेगा। तो ये एलिमेंट्स के लिए रहेगा, ये कंपाउंड्स के लिए रहेगा, ठीक है? सो दिस वाज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डायरेक्टली तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताओ, डिस्क्राइब करो, बट it will come or it can come as part of a larger question that something डेटा में कहीं पर ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेटा दे दिया, तो उसको कैसे यूज करना है उसके लिए आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। अच्छा, देन यहाँ पर नेक्स्ट नोटिस करना एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है? तो आपने पहले एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा हुआ था, बट प्राइमरीली किसके लिए पढ़ा था वो याद करो?
ये ऊपर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ा था, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. दिस वाज प्राइमरीली समथिंग दैट यू हैड डिस्कस्ड फॉर आयंस, लाइक कैटायंस एंड आयंस के लिए. ठीक है, यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल डेफिनेशन फॉर कंपाउंड्स, दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, राइट. अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको हाइड्रेशन बोल देते हैं. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड्स कैसा रहेगा, तो नोटिस करना, द डेफिनेशन इज ऑन द सेम लाइंस, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, आयंस के केस में तो कैसा होता था, आयंस के केस में तो हमेशा इट वाज हीट इवॉल्व्ड. व्हाई वाज इट हीट इवॉल्व्ड हमेशा आयंस के केस में, डू यू रिमेंबर? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट वाज heat evolved or heat released in case of ions? हाँ, करेक्ट पूर्णा, बिकॉज वाटर वाज पोलर इन नेचर, राइट. और उसमें आप आयंस डालोगे तो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, राइट. एंड जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, लाइक ऑपोजिट चार्जेस पास में आते हैं, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, राइट. एंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट. ये अपन ने पढ़ा है ना, जब ऑपोजिट चार्जेस पास में आएंगे तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, एनर्जी रिलीज होता है. तो वही चीज होता है जब आयंस को हम लोग पानी में मिलाते हैं. ठीक है, नाउ यहां पर हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपने जीओसी में सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ा होगा वो इसी से रिलेटेड है. ठीक है, सॉल्वेशन इज अ फिनोमेना, राइट. सॉल्वेशन एज अ वर्ड मीन्स a solute dissolving into a certain solvent. ठीक है, तो उसको एक जनरल प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्वेशन. और अगर सॉल्वेंट वाटर रहता है देन द सेम प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. ठीक है, तो अब उस प्रोसेस के अंदर कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द अमाउंट ऑफ हीट इन केस ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हीट रिलीज ही हो सकता है हीट अब्जॉर्ब भी हो रहा हो. मैंने कोई कंपाउंड मिलाया, हो सकता है कि उससे हीट अब्जॉर्ब भी हो रहा हो. तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट बोल लो आप. ठीक है, यहां तक भी आप अपना डेफिनेशन कर्टेल कर सकते हो. उसको थोड़ा सा मैंने और कॉम्प्लिकेट करा है यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा सा कैसे कॉम्प्लिकेट करा है, इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल और डाल दिया, such that the further addition of solvent results in no further heat exchange. ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया. अदरवाइज इसके पहले द टिपिकल डेफिनेशन विच यू हैड स्टडीड फॉर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वो कैसा पढ़ा था, दैट इट इज द enthalpy change when 1 mole of gaseous ion, ठीक है, 1 mole of gaseous ion was dissolved in large excess of solvent. हम लोग यहाँ पे large excess word यूज कर लेते थे. यहाँ पर भी अभी आप वो चीज कर सकते हो. ठीक है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग मैंने दिया है, नोटिस करना क्यों. तो कैसा होता है, जैसे जब आप कोई कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, देन कितना हीट लिबरेट होगा या कितना हीट absorb होगा, that also depends upon the quantity of water that is being used. So as an example, let's say HCl as a compound is dissolved in water. Now if you will notice, with changing quantity of water there is changing enthalpy of solvation. ठीक है, बट इसमें एक ट्रेंड नोटिस करना. इसमें ट्रेंड क्या नोटिस कर रहे हो आप, जैसे जैसे आप एंथैल्पी ऑफ सॉरी जैसे जैसे आप वाटर का क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, एंथैल्पी रिलीज्ड
मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो एंथैल्पी रिलीज भी बढ़ रहा है, ठीक है, बट बढ़ते हुए इट इज लाइक अप्रोचिंग अ वैल्यू, ठीक है। नहीं सैचुरेटेड नहीं बोल रहे, सैचुरेटेड इज नॉट द करेक्ट वर्ड, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा है, सो ये 1 मोल HCl is getting dissolved in this much quantity of water, ठीक है। तो इतना हीट रिलीज हुआ, फिर 1 मोल ऑफ HCl आपने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा तो थोड़ा डिफरेंट हीट रिलीज हुआ, ठीक है। एंड आप क्वांटिटी ऑफ वाटर बढ़ाते गए तो हीट रिलीज्ड चेंज हो रहा है, बट देन यू कैन सी दैट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट वी से इज दैट हम लोग अब जब इतना पानी डाल चुके हैं, ठीक है, कि इसके बाद में अब मैं अगर और पानी भी डाल रहा हूं, ठीक है, तो देयर इज नो फर्दर हीट रिलीज्ड, राइट। दैट इज व्हाट इज included in the definition of enthalpy of solvation, that 1 mole of compound, ठीक है, dissolved in large excess of water. And what do I mean by large excess? Such that further addition of solvent does not change or does not release any further heat. That is what is called as enthalpy of hydration, ठीक है। अब the reason why I took you through so much detail, ठीक है, मैं चाहता तो यहीं पर ही curtail कर देता, ठीक है, ये सब हटा दो, इसको हटा दो, ये सब जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल देता that the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of solute is dissolved in large excess of solvent, इतना बोल के काम क्लोज कर देता। बट मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा डिटेलिंग इसलिए करी है बिकॉज देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज हीट ऑफ डाइल्यूशन दैट इज ऑल्सो डिफाइंड, हीट ऑफ डाइल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन दैट इज ऑल्सो डिफाइंड। व्हाट इज दैट एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन? यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो it is the difference in the enthalpies when enthalpy of solution when one concentration of HCl is produced and another concentration of HCl is produced. So it is like, if you will, यहाँ पर there is one C1 concentration, ठीक है, of HCl that is produced, यहाँ पर some C2 concentration of HCl would be produced, ठीक है। तो अब C1 से C2 जाने पर जो चेंज इन एंथैल्पी हुआ, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, उसको मैं बोल दूंगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? अरे यार, एंथैल्पी चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर आप नोटिस करना ना, ये जो एंथैल्पी है ये आ किस वजह से रही है? बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द, एक मिनट यार, सो ये एंथैल्पी आ किसकी वजह से रही है? दिस एंथैल्पी इज कमिंग बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड HCl मॉलिक्यूल्स, राइट। अब आपको याद हो तो मैंने कैसा बताया था कि इसमें, राइट, ये कैसा रहेगा जब HCl आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, राइट, तो कैसा होगा? ये H+ आयंस के अराउंड लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट। Cl आयंस के अराउंड लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट। सो अब कितने लेयर्स बन रहे हैं, कितने इंटरेक्शंस हो पा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग दिस डेल्टा H ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट दैट इज देयर, द इंटरेक्शंस कैन चेंज, ठीक है, स्पेशली व्हेन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट डाला है आपने, ठीक है। हाँ, लार्ज एक्सेस में आपने डाल दिया, मतलब आपने इतना भर भर के सॉल्वेंट डाल दिया कि अब उसमें मैं और सॉल्वेंट अगर डालूंगा तो देयर इज हार्डली एनी चेंज, मतलब जितना उनका इंटरेक्शन होना था वाटर के साथ में उतना हो रहा है, तो फिर देयर इजंट गोइंग टू बी एनी change in the enthalpy of hydration.
So that is what this last equation would mean. ठीक है? All right. Now अब नोटिस करना, जब हम ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें there are two ways in which typically the equation is represented. ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज दैट इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अगर मुझे लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू राइट delta H hydration of NaCl solid, right? So I will write, so rather than writing that NaCl solid in large quantity of water becoming NaCl aqueous, I would prefer to write this form rather than this form. That because ये जो सब्सटेंस है ये एक्चुअली एक्वस फॉर्म में इसके आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा रादर देन NaCl के मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे NaCl के, ठीक है. उसी तरीके से अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए कैसा रहता है? इफ आई वाज टू राइट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C6H12O6, राइट, तो ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर. आप ग्लूकोज डालोगे तो इट विल होमोजीनियसली स्प्रेड अराउंड, इट विल डिसॉल्व, बट इट विल नॉट डिसोसिएट. उसके मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे जो कि इधर उधर स्प्रेड अराउंड हो रहे होंगे. तो आई विल जस्ट सिंपली राइट glucose solid to glucose aqueous. ठीक है, that will be my representation of enthalpy of hydration for non electrolytes. ठीक है, ये समझ में आया? ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट. हाँ, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मैं बस एक बार वापस बता देता हूँ आपको. enthalpy of dilution is something which you can say it is the difference of enthalpy of hydration of concerned concentrations. ठीक है, तो C1 concentration बनाने के लिए जो enthalpy of hydration लगेगा, C2 concentration बनाने के लिए जो enthalpy of hydration लगेगा, उनका डिफरेंस ले लो तो आपको heat of dilution मिल जाएगा. ठीक है, हाँ, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है हर्ष आपकी. साहिल, आपको समझ में आया? ठीक है, ऑलराइट. नाउ ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं अभी अब हर एक एंथैल्पी पे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ बिकॉज देन दैट विल जस्ट बी अ लॉट ऑफ रेपिटेटिव एक्सरसाइज. तो मैं एक एक करके फटाफट आपको एंथैल्पीज के थ्रू ले जा रहा हूँ क्योंकि आपको एनीवेज इनका रिविजन करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, आपको मैं आज पढ़ा दूंगा तो ऐसा नहीं है कि अब आपको याद हो जाएंगे एंथैल्पीज. अनटिल एंड अनलेस यू यूज दीज एंथैल्पीज इन मेनी क्वेश्चंस आपको ये याद नहीं रहने वाली है. ठीक है, आप भूल जाओगे, मतलब आज से 6 महीने बाद तो आप भूल ही जाओगे कि कौन सी एंथैल्पीज पढ़ी थी. ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे रेगुलरली तो आपको याद रहता रहेगा. थोड़ी बहुत तो बेसिक तो याद रह जाती हैं, लाइक एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये बेसिक बेसिक तो याद रह जाती हैं. बट ये जो ऐसी वाली हैं, ये आज जैसी बता रहा हूँ मैं, ये जनरली आप भूल जाते हो, रिविजन्स करने पर ही रिकॉल होती हैं. अच्छा, नेक्स्ट देखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, अब वैसे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. कैन एनीवन इलैबोरेट व्हाट वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कोई इलैबोरेट करना चाहेगा? किसी को याद है व्हाट वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? लक्ष्मी कहाँ है? हाँ, आई हुई है. लक्ष्मी, बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था. एंड बहाने मत लगाना, माइक खराब है, आवाज नहीं आएगी. फटाफट फटाफट. कहाँ गया ये ऋग्वेद? कहाँ गया ऋग्वेद?
What was enthalpy of formation? पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ, एलिमेंट के लिए हम लोगों ने अलग से डिफाइन किया था, कंपाउंड के लिए हम लोगों ने अलग से डिफाइन किया था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो हमने बोल दिया था, इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग केस इट विल बी 0। एंड कंपाउंड्स के लिए कैसा था? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस आयंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन वैसे ही रहेगा that it is the enthalpy change when 1 mole of hydrated ions, ठीक है, जो aqueous ions है, 1 moles of hydrated ions या aqueous ions are obtained from element in their standard state. So let's say if I have to write enthalpy of formation of Cl minus ion, so it will be 1 mole of Cl minus ion, aqueous ion, formed from its standard state, most stable naturally occurring standard state, that is half Cl2 gas. ठीक है, एंड इसमें ये एक कन्वेंशन रहेगा जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे। दिस विल बी समथिंग विच अभी तो यूज नहीं आ सकता वैसे तो ये भी, बट ज्यादा यूज इसका आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जहां पर बाय कन्वेंशन वी असाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन एज 0। दैट इज द ओनली आयन जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज असाइंड एज 0। ठीक है, नाउ लेट्स सी। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पे वर्कआउट करो। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, एंड आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन बनाना है, कितना रहेगा? ठीक है, लेट मी नो।
हाँ करेक्ट आंसर है हर्ष आपका, बट एक बार आप साइन डबल चेक करना, साइन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, बाकी जनता भी वर्क करो। नहीं आयुष, देखो आपने थोड़ा सा गड़बड़ करा कहीं पे, आसपास है आपका आंसर बट शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन आपने, ये 286.1 रीड करो ना उसको। हाँ ऋग्वेद आपका सही है। सिद्धेश नहीं, आपका थोड़ा सा, नहीं आपका थोड़ा सा क्या, आपका तो मतलब काफी दूर है। सो देर आर मल्टीपल वेज इन विच आई कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक तरीका तो कैसा रहेगा, ये शॉर्टर तरीका है। I will read out the equation of enthalpy of neutralization. What was the enthalpy of neutralization का equation of a strong acid strong base? It is H plus aqueous plus OH minus aqueous giving H2O liquid. Now this enthalpy of neutralization can be written as enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants. Correct? And यहाँ पर you will notice that enthalpy of formation of water दिया हुआ है, enthalpy of formation of H plus तो जीरो होता है by convention, तो इससे आपको enthalpy of formation of OH minus ions मिल जाएगा, and आप solve करोगे तो you will get the answer as -229 किलोजूल पर मोल। ठीक है, हाँ अभी सही है आयुष आपका, तो ये करेक्ट अप्रोच रहा, एक आंसर रहा। What could have been another approach is the fundamental approach, जिसमें जो भी दिया है उसका इक्वेशन लिखा, जो भी पूछा है उसका इक्वेशन लिखा, और फिर आपस में इक्वेशंस को मैनिपुलेशन करा, राइट। सो यू कुड हैव गॉन अहेड इन दिस वे दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, तो ये मैंने पहली इक्वेशन लिख ली रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देन दूसरा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, तो मैंने उसका इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, देन तीसरा मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयंस पूछा हुआ है, तो फिर मैंने उसका इक्वेशन लिख लिया, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अब इसमें एक इक्वेशन, जो ये थर्ड इक्वेशन है, ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड इक्वेशन है, क्वेश्चन में दिया नहीं है बट आपको ये यूज आएगा, विच वाज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयंस, बिकॉज इसका एंथैल्पी जीरो असाइंड होता है, तो इसका डेटा कई बार मिलता नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर दिया होता तो आपको वो भी स्ट्राइक हो जाता, तो तीनों एक्सप्लिसिटली आपके सामने इक्वेशंस लिखी होती। अब 1 2 3 को मैनिपुलेट करके फोर्थ इक्वेशन बनानी है, तो दैट मैनिपुलेशन कम सिंपली इन दिस वे दैट 4 इज इक्वल टू 1 -2 -3।
ठीक है, and that manipulation again gives you the answer of what the enthalpy of formation of OH minus ion is. दोनों मेथड समझ में आए? पहले वाले में क्या दिक्कत है? ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कैसे लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो वही करा है हमने यहाँ पर। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दिया हुआ है, ये बाय कन्वेंशन पता है 0 है, तो ये अननोन है। ठीक है, ऑल राइट। चलो, ये ऊपर का डेटा यूज करके इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ट्राई दिस आउट। Oh, my bad. Sorry, man. Determine enthalpy of formation of Na plus ions. Aqueous ions.
All right, so I am getting certain answers. I don't know exactly कौन सा आंसर सही है. Let me double check and I will be able to then answer. Okay. कुशल का सही है, आयुष नहीं, आपका गड़बड़ है. ठीक है, और जनता, बाकी किसी का आंसर? नहीं पूर्णा, आपका भी आंसर सही नहीं है. सत्या नहीं, नहीं दूसरा आंसर भी सही नहीं है. पूर्णा आपका, देखो ना इसमें, यू नीड टू राइट डाउन द प्रॉपर इक्वेशंस. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ NaOH दिया हुआ है, तो NaOH का हाइड्रेशन का इक्वेशन क्या हो गया? NaOH गिविंग Na++ OH माइनस एक्वस. ठीक है, अब यहाँ पर इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी क्या रहेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय देयर कोएफिशिएंट्स. सो अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na+ पूछा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस हमने ऊपर से निकाल लिया -229, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH गिवन है -44.5, सॉरी -465. तो इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा. अच्छा हाँ, माय बैड, सॉरी, आपका सही था पूर्णा, सेकंड आंसर सही था. हाँ श्रेया, दिशा आपका भी सही है. ठीक है, नहीं कुशल, तुमने भी साइन की गड़बड़ कर दी, जो एक्चुअली मैंने भी करी हुई थी. ये आई हैड डन पहले दिस गड़बड़ एंड यू आल्सो डिड दैट गड़बड़, दैट्स व्हाई तुम्हारा आंसर मैच कर गया. कोई नहीं. एनीवेज, -191.5 इज द करेक्ट वन. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, अब एक नेक्स्ट एंथैल्पी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. दिस इज इनफैक्ट आज का सबसे इम्पॉर्टेंट वन, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, ध्यान से फोकस करना. सो एक बेसिक डेफिनेशन तो आपको बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी की आती है, राइट? क्या था डेफिनेशन? दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a particular type of bond between atoms in gaseous state, right? That is called as bond energy or bond enthalpy. Now इसमें एक छोटी सी टेक्निकलिटी है. ठीक है, तो वो टेक्निकलिटी को आप एक सब्जेक्टिव तरीके से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकली तो हम लोग उस टेक्निकलिटी को कुछ भाव देते नहीं है. न्यूमेरिकली वी आर ओवर सिंप्लीफाइंग आवर कैलकुलेशंस, बट उस टेक्निकलिटी को आप सब्जेक्टिव या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नोटिस करना. तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है? लाइक दो ही एटम है, तो जो भी बॉन्ड है दैट इज द ओनली बॉन्ड बिटवीन दोज two atoms, and it is not getting influenced by any other atom or group surrounding it. So here the definition of bond energy is very simple, very explicit. Let's say कोई diatomic molecule है, तो इसमें जो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी लगेगी
ठीक है, दैट इज व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी विल बी। ठीक है, वी विल कॉल इट एज BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी, और समटाइम्स यूज द सिंबल एप्सिलॉन एंड सबस्क्रिप्ट में H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, जैसे ये HI हो गया, राइट, सो 1 मोल ऑफ HI टू ब्रेक इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में तो बहुत ही सिंपल है। हाउएवर, अब नोटिस करना, जब हम मल्टी एटॉमिक लाइक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, तब एक कैच रहता है। क्यों? आपने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना शुरू कर दिया है दैट देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ the neighboring atoms or neighboring groups also on a particular bond, right? जैसा आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, तो कैसा होता है, the bond dissociation energy depends upon not just the nature of the bond but also the molecules in which the bond is present. So when a compound contains more than one bond of the same kind, ठीक है, तो उसके लिए नोटिस करना, the bond energy is taken as the average of each bond dissociation energy. What do I mean by this? एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर जैसे H2O है, राइट, तो H2O कैसा एग्जांपल हो गया? H2O में there are 2 OH bonds, ठीक है, H2O में there are 2 OH bonds, and from our knowledge of chemistry we understand that both bonds are identical, ठीक है, both bonds are identical. अब जब मुझे ये मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, व्हेन आई विल हैव टू डू द मेजरमेंट फॉर दिस बॉन्ड एनर्जी, तो मैं एक्सपेरिमेंटली ये मेजरमेंट कैसे करता हूँ? ठीक है, व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू bombard this H2O molecule with certain frequencies, with certain wavelengths or certain photons, and as a consequence the bonds can break. ठीक है, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसके करस्पॉन्डिंगली दिस बॉन्ड कैन ब्रेक। तो what I will get is H2O forming H atom and OH radical, you can say, right, and this will correspond to some photon frequency से new one. Now अभी जो दूसरा OH है, ठीक है, जो दूसरा OH है जो ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इसको ब्रेक करने के लिए वापस से I will bombard it with some photon and the energy would be something else. It will be some new 2, ठीक है, some different frequency photon, ज्यादा दूर दूर नहीं होगा बट डिफरेंट होगा। नाउ अब मैं OH की बॉन्ड एनर्जी को ना तो ये बोलूंगा ना ये बोलूंगा, ठीक है, द कन्वेंशन दैट वी डू इज वी टेक इट एज एन एवरेज। So what we say is that actual OH bond energy is the average of the two. ठीक है, that is what we do in case of polyatomic molecules. That if you have a compound that contains more than one bond of the same kind, like this is the same kind, इसके multiple bonds है, then the bond energy is taken as the average of the bond dissociation energies. ठीक है, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन में अभी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, सो देयर आर 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन मीथेन, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंटल मेजर ऑफ दीज बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है, I will get different frequencies corresponding to each of these processes, ठीक है, each of these bond breaking. Now neither one of them is taken as the bond energy. What I do is I take as the average as the carbon hydrogen bond energy, ठीक है। दिस इज, ये जो पूरा बात मैंने आपको कही है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, ठीक है, बिकॉज इन नो क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट सच काइंड ऑफ डेटा। इन क्वेश्चंस इन जनरल आपको सीधे सीधे डेटा मिल जाएगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है, इसको यूज करो और आगे बढ़ो, ठीक है, या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है, इसको यूज करो और आगे बढ़ो।
ठीक है, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ, बट दिस टेक्निकल एस्पेक्ट इज समथिंग विच यू शुड नो सब्जेक्टिवली। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दैट द सब्सिक्वेंट एंथैल्पीज आर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो डिपेंड करेगा ना कि मतलब जो साथ में अटैच्ड ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर है, हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं होता है कि ये सब्सिक्वेंट एंथैल्पीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगी या नहीं। ठीक है, इट मे गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? इसके आगे कैसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पीज, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। अभी तक जो देखा हमने उसमें कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क और अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो फिर आज का डिस्कशन यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में व्हाट वुड यू गाइस वांट, डू यू गाइस वांट टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस और कंटिन्यू विद द टॉपिक? तो ग्रुप पे मुझे बता देना। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज आई नो आप लोगों को एमटी की प्रिपरेशन में उस जोन में रहोगे तो यू माइट नॉट बी इन द मूड ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू। तो अगर रहेगा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जनरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन। चलो ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।